कौन सा महागठबंधन? महा अंडरस्टैंडिंग बोलिए ना। जो माझी पर हंस रहा है वो याद रखे कि कल माझी जैसी उसकी स्थिति होगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि टारगेट कभी नीतीश कुमार नहीं है। चिराग पासवान इस बात से भी डर रहे हैं जी कि ये सारी तैयारी करके, गठबंधन करके एकाएक नीतीश वापस मत आ जाए। आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि चिराग पासवान अब इससे ज्यादा राजनीति में खो नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी ही खो दी, परिवार ही खो दिया, अब उससे ज्यादा वो कुछ खो नहीं सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सुसाइड स्क्वाड है उससे ज़्यादा तगड़ा इनके पास है। एक इनके इशारे पर हर कुर्बानी देने के लिए इनकी पूरी टीम तैयार है। और नीतीश कुमार से अच्छा टर्म होने के बावजूद चिराग का पार्टी तोड़कर पशुपति पास को किसने दिया था? निश्चित रूप से नीतीश कुमार, ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन दोनों ने तोड़ा था। और फिर भी वो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं गए। नमस्कार, ये पंचनामा है और पंचनामा के एक और एपिसोड में हम आपके सामने हाजिर हैं। आज विषय थोड़ा गंभीर है क्योंकि आज हथियार से चीरफाड़ होने वाली है और इस चीरफाड़ का कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स और ख़ास करके देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के जो सिरमौर हैं, अभी वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड उनके इशारे पे नाचती है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही थी जब वो एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो अभी प्लान बना ही रहे थे या सोच रहे थे, कुछ और चीज़ों को देख रहे थे। तब तक ललन सिंह और विजेंद्र यादव ने उन्हें सलाह दिया कि अब वक्त आ गया है, आप स्विच कर जाइए। स्विच करने का कारण भी बताया गया कि इन दोनों के कहने पर हम लोग महागठबंधन में आए हैं, लेकिन कारण बताया गया था कि जेपी नड्डा ने साफ तरीके से कह दिया है कि छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी या हमारे में समाहित हो जाएंगी। अब इस बात को लेकर के एक नई चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा के साथ साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भाजपा ने सुसाइड स्क्वाड बना लिया है और ये आगे क्या करेगा, इस पर विशेष टिप्पणी और प्रकाश डालने के लिए आज के चीरफाड़ में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी, बहुत सारी बातें इनके पास है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, अब देखते हैं कितना कहते हैं और क्या आप तक पहुंचता है। चूँकि जानबे करते हैं इनके बारे में जो बातें हैं वो भीतर से निकल करके आती है और उसी संदर्भ में आज बात भी करना है। वो सुसाइड स्क्वाड है क्या नमन जी? सुसाइड स्क्वाड कायदे से एक आत्मघाती स्क्वाड होता है जी, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि वो बचेगा या नहीं बचेगा जी। जो टारगेट उसको दिया गया है वो नहीं बचना चाहिए जी। सुसाइड स्क्वाड कायदे से डीसी कॉमिक्स ने लॉन्च किया था जी, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के जेल में बैठे हुए कैदी थे जी, जिन्हें एक चांस दिया गया हीरो बनने का। अगर इस दौरान वो बच गए तो उन्हें जेल की बाकी जो अवधि थी उसको छोड़ कर दी जाएगी और अगर नहीं बचते हैं तो उन्हें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। वैसी एक मिसफिट्स की टीम थी सुसाइड स्क्वाड और ऐसे ही सुसाइड स्क्वाड बिहार में बनाने की तैयारी चल रही है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। जेपी नड्डा भी इसमें शामिल है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी पंचनामा में कहा कि पहले सीटें आधी आधी बांटी गई थी, 20-20 सीटें डिवाइड की गई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में। उनमें से जो प्रमुख सीटें हैं जिस पर जदयू जीती हुई है या जिस पर बाकी कोई दल जीता है, उन सीटों पर अमित शाह का फोकस था और जो भाजपा की जीती हुई सीटें थी उसको जेपी नड्डा को दे दिया गया था। वो एक सेफ बेट था। तो निश्चित तौर पर जदयू के जीते हुए लोकसभा सीटों पर एक एक करके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जी। अमित शाह को लेकर मैंने, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने बात एक कह दी थी, नीतीश कुमार को 100 खून माफ भाजपा कर सकती है जी, लेकिन चिराग को किया क्या? नहीं, सवाल ही नहीं। मुकेश सहनी को किया क्या? नहीं। माझी को किया क्या? कालांतर में उपेंद्र कुशवाहा को किया क्या? नहीं। नीतीश के अलावा आज तक किसी को माफी नहीं मिला, किसी को माफ नहीं किया है जी। रे एंट्री भी किसी की हुई है तो वो भाजपा की शर्तों पर हुई है जी जी। नीतीश कुमार ही एकमात्र हैं जो अमर हैं भाजपा के नज़र में। और अगर आज भी परिस्थिति आप देखिएगा बाबा, तो भले ही नीतीश कुमार को चापने के लिए, दबाने के लिए, खत्म करने के लिए लोग कहते हैं सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को, सबको लाया गया, आरसीपी को लाया गया, लेकिन आप ये जान लीजिए कि टारगेट कभी नीतीश कुमार नहीं है। सही बात। नीतीश तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल
1 साल 2 साल 5 साल मैक्सिमम 6 साल हिट विकेट हो जाएंगे। हिट विकेट है वो। जी। अंपायर का फैसला चल रहा है, लाल हरियर हो रहा है बत्ती। जी। कब उनका DRS लिया जाए फाइनल, कोई गारंटी नहीं है। जी। तो टारगेट कौन है? टारगेट दरअसल ललन सिंह है जी। जिनकी वजह से गठबंधन टूटा, जो लगातार देश का प्रधान बिहार पर दे ध्यान, गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी जी। वो व्यक्ति, और तत्काल उनकी पूरी टीम भी उसमें शामिल हो गई थी। बिल्कुल। जो 5 लोगों की टीम उन्होंने बनाई। हाँ, ढेर लोग छटक गया। अब तो ढेर लोग छटका भी दिए। उसी को कहते हैं कोलेटरल डैमेज। एक होता है सुसाइड क्वाट, एक होता है कोलेटरल डैमेज। मैंने जो मुफ्तों महंगा है, इसको मैंने चलाया जा रहा है कैसे जबरदस्ती। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो भाजपा एक सुसाइड स्क्वाड बना रही है, खास तौर पे अमित शाह के नेतृत्व में, वो सुसाइड स्क्वाड भाजपा के जो विरोधी हैं जी बिहार में, मुख्यतः राजद, खास करके जो 16 प्लस 1 17 सीटें हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस अमित शाह का है, जिसमें 1 नंबर फोकस पर ललन सिंह। उसमें कोई दायरा है नहीं। मैं तो कहा कि नीतीश को 100 खून मार जी, लेकिन ललन सिंह का तो एक एक हिसाब होगा। भाजपा ने अपने एक्शन से ये साबित कर दिया है। भाजपा कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन आपको याद होगा मीट भात हुआ मुंगेर में। मीट भात को लेकर क्या बयान भाजपा ने दिया? एक नेता ने कहा, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, कि शराब परोसी गई जी। और एक नेता ने कहा कि 1000 कुत्ता गायब है जी। विजय सिन्हा ने, जो उनके अध्यक्ष, ये माफ कीजिएगा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। इन दोनों के बयान से आपको क्या लगता है? इतना ये बयान राजनीति में कोई तभी दे सकता है कि बहुत ज्यादा नफरत करता हो। जी जी, मतलब उसी सुसाइड स्क्वाड की तरह ही है। बिल्कुल जी। और भाजपा केवल इसमें अपने ही लोगों का इस्तेमाल नहीं करेगी जी, इसमें बाहरी ताकतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जिसको लाइफ टाइम प्रिजनर बनाया गया है या जिन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई है, उन सारे लोगों पर दाव आजमाया जाएगा कि आप लोग अब अपने आप को प्रूफ कीजिए। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा क्या है जी, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी विलय करके बचा क्या उनके पास? कुछ नहीं। अब तो सब कुछ मिल ही सकता है। हैंग टिल डेथ हो गए थे। हाँ, अब तो मिल तो वही सकता है जो मिल जाए। जी जी बिल्कुल। पुराना तो सब खो दिया था। तो फिर से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया और एक एक करके एक एक कड़ी मार रहे हैं। एक कदम लेते हैं 5 छलांग मारते हैं। जी जी। तो उपेंद्र कुशवाहा उस स्थिति में है कि वो भाजपा के सबसे मजबूत घोड़े हैं। सबसे पहले समझ भी गए थे बात को, इसीलिए बड़ा तेजी से उन्होंने काम सब किया। समझ गए थे कि कोई समझदार पत्रकार समझा दिया था, कोई जानता है बाबा। कभी कभी तो ये भी होता है बिहार में। जी जी, बाबा का दर्शन करते रहिए और बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है जी। तो उपेंद्र कुशवाहा इज अ बिग हॉर्स, डार्क हॉर्स। उनके ऊपर अगर भाजपा दाव लगा रही है तो ये दाव भाजपा के लिए सफल इसलिए भी होगा क्योंकि नीतीश अपने अवसान में है जी। नीतीश का पॉलिटिकल जो वोट है बिहार में, वो छटकेगा तो कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से जब दाल में से छटके घी तो बेटा ना तो भतीजा, बिल्कुल भतीजा ना तो भगिना, भगिना ना तो फिर फुफेरा, फिर अड़ोसी पड़ोसी। सबसे पहले तो भाई के जाइए, सबसे पहले भाई को, सबसे पहले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तो मैंने जो जब की किस्त में हमने साबित कर ही दिया था, तो उनके पास जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आपको अच्छे से पता है, उनमें वो सीटें बहुत हैं जो जदयू की सीटें हैं। बिल्कुल बिल्कुल जदयू के। और आपको बाबा इसलिए भी मैं ये बात याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आपको लगातार फोन आ रहा है जदयू के कुछ इसी तरीके के कोलेटरल डैमेज हुए लोगों का जी पिछले चुनाव में, लगातार आपको फोन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से लड़ेंगे बाबा, कौन कौन सीट पे उपेंद्र कुशवाहा का दावा है बाबा? मेरा वाला सीट वाला नहीं ना है, कहीं काराकट तो नहीं ना है, कहीं वैशाली वाला सीट तो नहीं ना है बाबा जी, कहीं उजियारपुर से तो नहीं लड़ने वाले हैं ना बाबा? क्या बाबा यही ना हो रहा है? नहीं, पूरा मैंने शुरू से अंत तक आप देख लीजिए तो कम से कम 5-6 सीटें ऐसी हैं। 8 सीटों का आपने दिया था कि ये सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इनमें से हमको सीट चाहिए जी, और नहीं भी लड़ेंगे तो आपको जिताएंगे। बिल्कुल, इन 8 सीटों पर उनका फोकस तगड़ा है, उनके लोग तैयार हैं। और नमन जी, एक सबसे बड़ी बात देखें हम क्या कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सुसाइड स्क्वाड है उससे ज़्यादा तगड़ा इनके पास है। एक इनके इशारे पर हर कुर्बानी देने के लिए इनकी पूरी टीम तैयार है। इस बार पहले भी हुआ, बिल्कुल इस बार जो उनकी टीम है इसमें से कम 20 लोगों को मैं देख रहा हूं, ऐसे लोग हैं। चूंकि नई पार्टी है तो ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक और बात है ना कि इन सभी को एक बात पता है कि इस बार दाव पर बहुत कुछ है।
इस बार पूरी नीतीश की विरासत ही मिल जाएगी अगर सही ढंग से लड़ाई लड़ी जाए तो। अब ये तो पहले सुसाइड स्क्वाड के इनके मेंबर हैं जी। अगले मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। मांझी जी 3 सीटों पर पिछली बार 2019 के चुनाव में चुनाव लड़े थे। मांझी जी ने इस बार 5 मांगा था जी। मांझी जी 3 भी मांगते तो स्थिति यही होती जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही रोने को तो आंख में खुदा गया वाला हाल है। मांझी जी 3 भी सीट मांगते हैं तो आज यही होते जहां है महागठबंधन में। नमन जी, मांझी जी जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी उसी ग्रुप में आते हैं, क्योंकि उनका संबंध आपने कई बार स्थापित किया है कि वो नीतीश कुमार के स्वाभाविक मित्र थे। बिल्कुल, ये सब तो भाई अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वो मित्र थे और मित्रता आप जानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्रेडिट तो नहीं लिया कि मैंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी जी। वीपी मंडल ने क्रेडिट तो नहीं लिया, बिल्कुल किसी ने क्रेडिट नहीं लिया। नीतीश कुमार अगर एक मुजहर को बना देते हैं बिहार का मुख्यमंत्री तो तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं। वो तो रिजाइन का भी लेते हैं। कालांतर में भी मतलब ये इस बात को हमेशा उन्होंने क्रेडिट किया। आज भी जदयू के लोग कह देते हैं खुले मुंह। बिल्कुल, तो आपके मन में तो मैंने तो कल ही पंचनामा में कह दिया था बाबा कि ये नव सृजित सामंतवाद राजनीतिक ये उपज कौन कर रहा है, तो देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सामंतवादी हो गया है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा ने नैरेटिव दिया है। चलिए, तो जीतन राम मांझी जी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें एक नवादा की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी लड़ चुके हैं। भाजपा उन्हें बहुत सीटें देगी नहीं, गया का सीट है लेकिन हाँ गया की सीट, लेकिन भाजपा उनको जो देने जा रही है वो नीतीश से बड़ा सम्मान है जी। केंद्र में मंत्री बनने के उनके पुत्र के पूरे चांसेस है प्रबल जी। और ये चुनाव से पहले भी हो सकता है, खास बात यही है, ये चुनाव से पहले भी हो सकता है। तो मांझी 3 सीट तो गंवा देंगे, होता है 2 ही मिलता है, 1 ही मिलता, जो भी मिलता, लेकिन अपनी पार्टी खो देते हैं और उस पार्टी के जीवित रहने की वजह से इनको केंद्र में जगह मिल जाएगा। एक बात इस पर मुझे याद आ रहा है नमन जी, और जो आप ही के बातों से निकल करके आया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपना कैबिनेट का विस्तार करती है, उसमें बिहार से कई लोगों को बाहर निकालने और कई लोगों को शामिल करने की बात, अपने कोटे से कई लोग हटाएगी और सहयोगियों को जातीय समीकरण के आधार पर किया जाएगा। और आने वाले 2024 के चुनाव को अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार 1 से 2 महीने के अंदर में हो जाता है, यानी नवंबर से 5 महीना 6 महीना पहले होता है, तो एक बात कही जा सकती है कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो हम लोगों ने कहा है कि नवंबर तक चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ समय लिया जाए और अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास हो, तो ये माना जा सकता है कि नहीं, चुनाव 2024 में ही होंगे। चुनाव, हाँ, ये एक बड़ा डेडलाइन है चुनाव को लेकर, आपने अच्छी बात कही। अगला जो सुसाइड स्क्वाड में नाम है जी, उसको देख लेते हैं। 25 तारीख को एक फैसला करने वाले हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी की भी पार्टी आज बिहार की राजनीति में ऐसी स्थिति में है, नथिंग टू लूज, और वहीं से शुरू कर रहे हैं नमन जी जहाँ से वो भाजपा से बाहर गए थे। आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सुसाइड स्क्वाड का, कितना मैच कर रहा है लोगों से। नथिंग टू लूज, क्या ले लीजिएगा मुकेश सहनी का जी, उनका वोट तो नहीं ले पाइएगा जो उनके साथ घूमता है जी। जिस वोट बैंक के चलते कभी भाजपा को कभी तेजस्वी को मजबूर किया, उस जगह पर लाया कि अंतिम दिन तेजस्वी को ठुकरा कर भाजपा की तरफ जैसे ही देखा, बात बोली 11 चलेगा, लीजिए मेरे ही में से, यही ना हुआ था। बिल्कुल, किस तरीके से उस चुनाव में भाजपा ने ऐसे मुकेश सहनी को उठा लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी लेकर आए, और फिर बाद में जो मिसकम्युनिकेशन हुआ जो होता है, और मिसकम्युनिकेशन का बड़ा बढ़िया कहानी है नमन जी। 25 जुलाई का जो आपने डेट बताया है, फूलन देवी का जयंती है जी, और इसी फूलन देवी की मूर्ति लगाने, इनकी जयंती मनाने को लेकर के इनका संबंध भी बिगड़ा था जी। उत्तर प्रदेश में इनको लगाने नहीं दिया गया था मूर्ति, हवाई अड्डा से इनको वापस भेज दिया गया था, और वहां से ये कहानी शुरू हुई थी सुसाइड की जी। अब फिर से ये अपने आप को उस दस्ता में शामिल कर दिया। इस स्क्वाड में इनके शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को ये मिलेगा हुआ कि बाकी सभी लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुकेश सहनी ने हर बार अपना वोट बैंक साबित किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ा वोट बैंक है, छोटा वोट बैंक नहीं है जी जी जी। तो इस वोट बैंक का अगर फायदा भाजपा को मिल जाए तो मुकेश सहनी कभी भी घाटे का सौदा नहीं होंगे भाजपा के। कुर्दी में वोट नहीं काटते तो भाजपा जीत कहां से जाती है। और नाराज इतने हैं कि नीतीश कुमार ने अभी लेटर भी जारी नहीं किया और आवाज छोड़ दिया। कुर्मी में 2 जगहों पर इन्होंने मदद किया, मैंने महागठबंधन का, भाजपा के खिलाफ थे जी, कोई उसका श्रेय नहीं मिला। गोपालगंज, बाबा मैं कहता हूँ कि कौन सा महागठबंधन जी, कौन सा महागठबंधन, महा अंडरस्टैंडिंग बोलिए ना,
महामजबूरी बोलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गठबंधन पे तो हमने सुना है कि इंक्लूसिव होता है और उसके साथ समावेशीय होता है, बिल्कुल उसके साथ एक सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। बिल्कुल। ये तो नहीं होता है कि नीतीश जी बोल देंगे दरवाजा वहाँ है मांझी जी जाते समय बंद कर दीजिएगा। मांझी जी को नीतीश कुमार अगर ऐसा बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दरवाजे के बाहर निकलेंगे विजय चौधरी मिल जाते हैं, सर ऐसा ऐसा बात करने आए थे, बेटे का इस्तीफा तक की बात चल गई। हाँ तो इस्तीफा हम मेरे ही डेस्क पे दे दीजिएगा, वहाँ तक मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा मांझी जी के लिए। उनका पुत्र बहुत समझदार है और वो अगर ये कह रहा है कि जंगल में बहुत तरह के जानवर होते हैं, अक्सर हिरन बच जाता है, लेकिन जब हिरन को कभी कभी लगता है कि हम आगे भी जाएंगे तो शेर है, पीछे भी जाएंगे तो शेर है, तो हिरन कोई वाइल्ड फैसला लेता है जी। हो सकता है कि जमीन रोड पे भागने लगे, रोड पे मर जाना स्वीकार करेगा, लेकिन उस कॉकस में नहीं, उसका शिकार नहीं बनेगा, उसका शिकार नहीं बनेगा, दीवाना नहीं बनेगा। और यही हो रहा था। नीतीश कुमार ने वादा खिलाफी की, पूर्णिया में क्या कहा और पटना में क्या किया। आज ज़्यादा हंसने की बात नहीं है, मैं बोल दूं राजद के लोगों को, ज़्यादा खुश मत होइएगा, इसे मेरी तरफ से आपके लिए एक वेकअप कॉल समझिएगा। जो मांझी पर हंस रहा है वो याद रखे कि कल मांझी जैसी उसकी स्थिति होगी। राजनीति में बिहार के मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को कही हैं और बार बार आगाह कह रहा हूँ राजद के लोगों को कि समझ लीजिएगा, कभी आप जब रोड पे निकलते होंगे तो देखते होंगे कि कई जानवरों की लाशें पड़ी रहती हैं, 3-3, 4-4 दिन तक सड़ती रहती है टायर के नीचे आकर। सब जानवर एक ही नहीं होता है और 23 तारीख का वेट कीजिए, अलग अलग जानवरों की लाशें वहाँ होती है, याद रखिएगा। उसमें शेर भी मिल सकता है, उसमें खरगोश भी मिल सकता है, तो अपने आप को शेर समझने वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं। मुकेश सहनी एक बहुत समझदार नेता है और उन्हें फ़ायदा उठाना परिस्थितियों का आता है, ऐसे में विन विन उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं। इस गठबंधन में एक और बड़ा चेहरा चिराग पासवान का है। भाजपा सभी को नेगोशिएट कर पा रही है, लेकिन चिराग पासवान वाला मामला जितना ही भाजपा चाहती है कि चिराग आ जाए, उतना ही चिराग दूर भाग रहे हैं। उसके पीछे कारण है, तो चारा तो डाल ही दिया है ना, उसके पीछे कारण है। चिराग पासवान इस बात से भी डर रहे हैं कि ये सारी तैयारी करके गठबंधन करके एकाएक नीतीश वापस मत आ जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस चीज का इंतजार वो कर रहे हैं कि भाजपा वैसी स्थिति में आ जाए जहां से एकदम रास्ता जहां से नीतीश के रास्ता बंद हो जाए और चुनाव में मतलब या तो विपक्षी ही बन जाए, अच्छा ये नीतीश से घोषित हो जाएंगे कोऑर्डिनेटर, या उधर ही कुछ बन जाए रास्ता, या चुनाव ही आ जाए परिस्थितियां सामने, तब वो गठबंधन करेंगे, तब भाजपा की बेचैनी रहेगी। तो चिराग पासवान इज रेडी टू प्ले द वेटिंग गेम। बट एक बात याद रखिएगा, हर माने मिलिट्री के ऑपरेशन में केवल लड़ने वाले ही फौजी नहीं होते हैं, सपोर्ट करने वाले डॉक्टर होते हैं, कम्युनिकेटर होता है, दाढ़ी बनाने वाला होता है, पूरा सपोर्ट, पुजारी होता है, ये भी फौज में भर्ती होते हैं। जी। तो अगर बात लड़ाई की आ जाए तो पुजारी बैठ के पूजा नहीं करता रहता है, वो भी गोली चलाता है जी, हलवाई भी गोली चलाता है, सबको ट्रेनिंग रहती है, दाढ़ी बनाने वाला भी गोली चलाता है, और डॉक्टर और कम्युनिकेटर भी एक बंदूक रखते हैं। बिल्कुल कि इलाज तो कर ही रहे हैं, अपने पे आ जाए तो हम गोली चला देंगे। तो चिराग पासवान भाजपा के सिंपैथाइजर के तौर पर है बिहार में भी, ना तो सहयोगी है, ना एलआई है, ना गठबंधन के सहयोगी हैं दल है, वो एक सिंपैथाइजर है कि नहीं हम मोदी जी को मानते हैं, हम बिहार भाजपा अच्छा करें, हमको लगता है। आपका दुश्मन नीतीश जी हैं, मेरा भी दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा और उनके बीच में अभी दो चीज़ें कॉमन है, एक तो दुश्मन एक है जी, और दूसरा की म्यूचुअल सिंपैथी है जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब जब भाजपा फंसी है, चिराग पासवान हनुमान जी की तरह तारनहार बन के आते हैं और भाजपा को उसमें से उबार कर चले आते हैं। मुंगेर में भी कोशिश की, गोपालगंज में स्थापित किया, कुर्नी में किया, और जब जब भाजपा ने खोजा है चिराग पासवान को, चिराग पासवान एक मतलब प्रकट हो जाते हैं सामने। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है चिराग पासवान। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात नमन जी आपके इसी बातों से निकल करके आया है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान अभी नानुपुर कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का इस्तीफा देना, अमित शाह से बात होना जी, और कहीं ना कहीं महागठबंधन से छोड़ करके एनडीए में आने की चर्चा होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो दलित वोट है
उसको भाजपा अपने तरफ एक मुश्त लाना चाहती है, निश्चित तौर पर और चिराग पासवान को ये बताना चाहती है कि ये लोग आ गए हैं, अब आप भी बाबा आ जाइए। ओबीसी वर्सेस दलित हो गया जी, ओबीसी वर्सेस ओबीसी हो गया। भाजपा ने सारे समीकरणों को तोड़ने का व्यवस्था कर लिया है। 24 में हिंदू पोलराइज हो जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करना भाजपा की प्राथमिकता है। भाजपा उसी में लग गई है और सुसाइड स्क्वाड के अंतिम जो चेहरे हैं वो चिराग पासवान है। आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि चिराग पासवान अब इससे ज्यादा राजनीति में खो नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी ही खो दी, परिवार ही खो दिया, अब उससे ज्यादा वो कुछ खो नहीं सकता है। इसके बाद वो पाएगा ही। और आप लगातार सुन रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो चिराग पासवान जी। और उन्हें कोई विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है बाबा, नहीं, ही इज ऑलरेडी क्वालिफाइड इनफ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बस उन परिस्थितियों का इंतजार करना है। और सीटों की बात है तो उनको तो होम डिलीवरी सीट होंगी जी। एक और बात मैं यहाँ बोल दूं, एक व्यक्ति इस गठबंधन में ऑलरेडी है जी, पशुपति पारस। बिल्कुल, और आप ये बात जान लीजिए कि भले उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है जी, लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो भी अपनी राजनीति के अंतिम राजनीतिक दाव खेलने की तैयारी में है जी जी। तो उनके पास भी बहुत कुछ खोने के लिए उस तरह से नहीं है। उनको अच्छे से पता है कि कौन सांसद किससे संपर्क में है जी। अगर इस वक्त कोई सबसे ज्यादा अपने घोड़ों को समझ रहा है कि कौन किस दिशा में भागेगा तो वो पशुपति पारस ही है। और नीतीश कुमार से अच्छा टर्म होने के बावजूद चिराग का पार्टी तोड़कर पशुपति पारस को किसने दिया था? निश्चित रूप से नीतीश कुमार, ललन सिंह और नीतीश कुमार, इन दोनों ने तोड़ा था। और फिर भी वो नीतीश कुमार उनके साथ नहीं गए जी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि माझी जी वाला हाल हो जाएगा। बार बार एक ही बात पशुपति पारस कहते हैं कि जो जानवर फैसला नहीं कर पाता है उसी पर ट्रक चढ़ता है। सही बात, रोड के बीच में खड़ा होकर लेफ्ट राइट देखते रहता है, वही चढ़ जाता है चापा। और यही कहीं ना कहीं राजनीतिक विसात है बिहार की। और आप बाबा इस बात को जान लीजिए कि मुंगेर और लखीसराय में 29 तारीख को मोदी का रैली करना, अमित शाह का, माफ कीजिएगा अमित शाह का, मोदी बोल रहा हूँ, अमित शाह का रैली करना सारा मोदी का ही है। हाँ, तो एक साल पहले उस तैयारी कर लेते हैं। तो हो ही गई ना, एक साल बैठक हुई, सब कुछ हुआ, निर्देशित किया गया। अमित शाह आकर यहाँ पर काउंटिंग, मतलब युद्ध का भी नियम है कि सबसे पहले सेनापति को टारगेट करो। सेना तो कभी भी हम निकाल जाएगी बाबा। देखिए महागठबंधन फिलहाल मैं फिर वही कह रहा हूँ, महामजबूरी बन गई है जी। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरा लगेंगे, लोग कहेंगे अरे तुम तो महागठबंधन के खिलाफ हो। सत्ता में जो होता है मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, मुझे उस बात को स्वीकार करने में कोई बहुत बुराई नहीं है। हाँ, महागठबंधन फिलहाल महामजबूरी बन गई है। लेफ्ट के दल संतुष्ट नहीं है अपनी परिस्थिति से। कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि पहली बार कांग्रेस इधर 3-4 सालों में कांग्रेस को पहली बार गुटबाजी देखना पड़ रहा है। नमन जी, हाल फिलहाल में दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बयान दिया है, हमने खबरें भी चलाई हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य ने जो ललन सिंह का बयान था छोटी छोटी पार्टियों का, उस पर एक बड़ा सुंदर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर ये नहीं हो तो फिर लोकतंत्र रहा कहाँ। यही वो एहसास दिलाती हैं बड़ी पार्टियों को कि लोकतंत्र जीवित है और ये सर्वाइव कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहता है दुकान, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने महागठबंधन में एक विरोध का स्वर। जेपी नड्डा से अलग क्या बयान ललन सिंह ने दिया? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि वही बयान के लिए जेपी नड्डा को लगातार उनकी पिछाई हो रही है जी। भाजपा में कद उनका छोटा करने की तैयारी चल रही है कि ऐसा क्यों दे दिया उन्हें बयान। ललन सिंह वही बयान बोल के निकल जाते हैं। कौन खींचेगा उनको? वैसा मोदी वाला, अमित शाह वाला एक चेहरा होना चाहिए ना। बिल्कुल, यहाँ तो है नहीं। तो नमन जी, आपने तो सब स्थापित कर ही दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद 24 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्क्वाड जब घूमना शुरू करेगा, इनकाउंटर की व्यवस्था होगी, सारे ललन सिंह का पॉलिटिकल इनकाउंटर तय है। तो ऐसी स्थिति में 24 तारीख से 29 तारीख, मतलब ये पूरा महीना जो है पूरी तरह से बिहार की राजनीति में छाया रहेगा। और यहाँ से शुरुआत होगी 2024 के चुनाव की तैयारियाँ, यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी। और इसमें और किनका नंबर लगता है, एक नंबर तो ऑलरेडी लग गया है ललन सिंह का, वो पूरे टारगेट पर। बाबा, हर कोई अनंत सिंह नहीं होता, ये बात याद रखिए जी। बिल्कुल, धारा के विपरीत चल पाना असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं। आज के पंचनामा में हमने कोशिश किया आपको बताने का कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।